प्यारे बच्चों, आप सभी का इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से। बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान का अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन आपने कर लिया है। भाग 2 में हमने देखा कि जब किसी छड़ को किसी दो स्तंभ में, दृढ़ स्तंभ में उसको फिक्स किया जाता है और उसके ताप में परिवर्तन किया जाता है तो किस प्रकार उसमें तापीय प्रतिबल उत्पन्न होता है। विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में हमने अध्ययन किया, उससे व्यवहारिक जो भी उदाहरण थे उसको भी देखा और समझा। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है एक बार और आप जान लें कि विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के एकांक ताप में परिवर्तन के लिए उस पदार्थ द्वारा अवशोषित या बहिष्कृत की जाती है। उसके बाद हमने ऊष्मामिति के सिद्धांत को देखा और जाना कि कैसे ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। उसी क्रम में आज हम भाग 3 में अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं भाग 3 कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण से। बच्चों, आपने देखा होगा, हमेशा देखते हैं कि जब किसी कैंडल को जलाया जाता है, जैसे ही हम जलाते हैं तो क्या होता है, मोमबत्ती पिघलने लगती है। इसी प्रकार अगर कोई ग्लास है और इस ग्लास में बर्फ रखा गया है और उस बर्फ को हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो पिघलना स्टार्ट करता है, अर्थात वो ठोस से द्रव में परिवर्तित होने लगता है। यदि किसी पैन में हम जल को गर्म कर रहे हैं और क्या होता है, थोड़ी देर बाद जल उबलने लगता है और उस पे वाष्प निकलने लगता है, अर्थात पदार्थ जो है, जो कि जल है, अब क्या हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। बच्चों, ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में अवस्था परिवर्तन से संबंधित बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो ठोस, द्रव तथा गैस से अपनी दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते हैं। सामान्य रूप से पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस, द्रव, गैस में से किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण को बदलने को हम बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। तो आइए हम इसको विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ठोस से द्रव में परिवर्तन को। तो ठोस से द्रव में परिवर्तन को हम देखते हैं कि जब पदार्थ अपनी ठोस अवस्था को से वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गलन, यानी कि मेल्टिंग। जैसे कि बर्फ जब जल में परिवर्तित हो रहा है, जब द्रव अवस्था से कोई पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो इसे बोलते हैं संगलन, यानी कि फ्यूजन। बच्चों, अभी ये बात थी ठोस और द्रव अवस्था की। हम बात करते हैं द्रव से गैस में परिवर्तन की। तो जब पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस अवस्था परिवर्तन को हम बोलते हैं वाष्पन, यानी कि वेपोराइजेशन। जैसे कि जल वाष्प में परिवर्तित होता है, वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार जब गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं द्रवण। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब कोई बर्फ है और उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वो पहले द्रव अवस्था में आता है, फिर गैस अवस्था में जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, जैसे कि आयोडीन है, नौशादर है। और इस प्रोसेस को जो पदार्थ जो ठोस से गैस अवस्था में डायरेक्ट परिवर्तित होते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। और गैस अवस्था से डायरेक्ट ठोस अवस्था में संक्रमण को हम बोलते हैं निक्षेपण या डिपोजिशन। तो बच्चों, ये अवस्था परिवर्तन तभी संभव है जब पदार्थ का उसके परिवेश के बीच में ऊष्मा का विनिमय हो, अर्थात ऊष्मा का आदान प्रदान हो पदार्थ तथा उसके परिवेश के बीच। बच्चों, आइए हम देखते हैं गलनांक। गलनांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं परस्पर तापीय साम्य में होती हैं। ये किसी पदार्थ का अभिलक्षण होता है और ये दाब के अनुसार ये बढ़ता और घटता है। मानक वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ के गलनांक को प्रसामान्य गलनांक कहते हैं। जब भी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो यदि पदार्थ का आयतन
बढ़ता है। तो उस केस में क्या होता है, आयतन में जब वृद्धि होगी, जब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो दाब बढ़ाने पे गलनांक बढ़ता है। जैसे कि मोम है, सल्फर है, जब वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है और उस समय दाब बढ़ाने पे उनका गलनांक बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसके आयतन में यदि कमी होती है, जैसे कि जल, बर्फ जब जल में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन कम हो जाता है। तो जब आयतन में कमी होती है, ऐसे पदार्थ जो कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं और उस समय उसका दाब बढ़ाया जाए तो गलनांक घटेगा। बच्चों आइए इसको और अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई हिम शिला है, आइस स्लैब है, उस पे एक धातु का तार इस तरह लटकाया और उसमें 5-5 केजी वेट लटका दिया, 5 केजी दोनों साइड लटका दिए। जैसे ही वो लटकाएंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये तार इस शिला को के पार चला जाएगा, शिला के पार चला जाएगा, लेकिन शिला विभक्त नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही इस तार को वेट सहित इस पे रखा जाएगा, ये 5-5 केजी वेट लटकाते हुए, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाएगा और गलनांक घटेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये पानी बन जाएगा, द्रव अवस्था में आएगा और ये नीचे जाएगा। जैसे ही ये नीचे जाएगा ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, गलनांक बढ़ जाएगा, वहाँ पे आइस लेयर बन जाएगा। यही प्रक्रिया हर लेयर में होती जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ये तार बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये बर्फ का शिला अलग नहीं होता है। बच्चों इस क्रिया को पुनर्हिमायन भी कहते हैं। यहाँ पे पुनर्हिमायन क्रिया होती है क्योंकि पुनर्हिमायन क्रिया क्या होती है, रेगुलेशन प्रोसेस, कि उसमें अगर 2 बर्फ के टुकड़े हैं और उसको दबाइए तो कुछ देर बाद वो जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं दाब और गलनांक में क्या संबंध है। बच्चों आइए हम क्वथनांक जानते हैं क्या होता है, कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव तथा गैस अवस्थाएं परस्पर तापीय साम्य में होती हैं, पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पे बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होती है उसका आयतन बढ़ता है, तो दाब बढ़ाने के साथ क्वथनांक बढ़ जाता है। आप इसको एक प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। हमने इसमें एक गोलीय फ्लास्क लिया, उसमें गोल पेदी वाले ये फ्लास्क लिया, उसमें आधा जल भरा और उसमें चित्र के अनुसार एक तापमापी और एक भाप नली कार के वेधों द्वारा होते हुए उसको फिक्स किया, लगा दिया और इसको हम बर्नर पे गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे जल में जो वायु के बुलबुले होते हैं वो क्या होगा, ऊपर उठेंगे। कुछ समय बाद पेदी में भाप बन के जो जलवाष्प होगा, भाप होगा, वो भी बुलबुलों के रूप में ऊपर जाएगा और ऊपर ये शीतल जल के पास आते ही वो संघनित होकर लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा इसमें ये पानी बॉयल होने लगता है और उसमें वाष्प बनना शुरू हो जाता है, भाप निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन भाप ये फ्लास्क में नहीं दिखेगा। जैसे ही भाप निकलना शुरू होता है नली के बाहर क्या होता है कि वो संघनित होके जल वाष्प के रूप में वो यहाँ पे धुंध के रूप में दिखाई देते हैं। बच्चों उस समय यदि इस नली को बंद कर दिया जाए, हम उस समय यदि नली को बंद करते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर अंदर बढ़ जाता है। फ्लास्क का प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा ये क्वथनांक बढ़ जाएगा और जो वो पानी बॉयल हो रहा था वो रुक जाएगा। अब इसको क्वथन प्रक्रिया होने के लिए इसे और उष्मा की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रेशर बढ़ने के साथ क्वथनांक क्या हो जा रहा है, दाब बढ़ने के साथ बढ़ रहा है। लेकिन अब इस फ्लास्क को हम बर्नर ऑफ करके उसको उतार के उसको ठंडा करते हैं लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक, 80 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर ये तापमापी और भाप नली हटा के उसको हम क्या करते हैं, वायुरोधी कारक से बंद कर देते हैं और स्टैंड पे उल्टा कर देते हैं और ऊपर से हिम शीतलित जल डालते हैं। जैसे ही हिम शीतलित जल डालेंगे जो इसके अंदर जल वाष्प था वो संघनित होगा और ये
जल के ऊपरी सतह पे प्रेशर को कम कर देगा और हम देखेंगे कि फिर से ये इसमें क्वथन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अर्थात इसका क्वथनांक कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें प्रेशर घटने के साथ क्वथनांक कम हो रहा है। आइए देखते हैं ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। इसके लिए आप देखिए कि जब भी किसी पदार्थ का प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं पीटी ग्राफ या प्रावस्था आरेख या प्रेशर टेम्परेचर मतलब दाब ताप आरेख। यहाँ पे जल तथा CO2 के लिए दाब प्रावस्था आरेख दिखाया गया है। अगर हम देखते हैं इससे ये जो पीटी तल का जो क्षेत्र है 3 क्षेत्रों में डिवाइड है, ठोस, द्रव और वाष्प यानी गैस क्षेत्र में। यदि ये तीनों क्षेत्र को, इन तीनों क्षेत्रों को यहाँ से देखिए BO ऊर्ध्वपातन कर्व OC, ये है वाष्पन वक्र और ये है OA संगलन वक्र से विभाजित किया गया है। ऊर्ध्वपातन वक्र BO का प्रत्येक बिंदु उस अवस्था को निरूपित करता है कि जिसमें गैस और ठोस अवस्था सहवर्ती होते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। OC वाष्पन वक्र जो है पे स्थित प्रत्येक बिंदु उस अवस्था को निरूपित करता है जिसमें गैस तथा द्रव को एग्जिस्ट करते हैं, सहवर्ती होते हैं। और OA जो होता है जो संगलन वक्र है उस पे स्थित प्रत्येक बिंदु द्रव तथा ठोस के उस अवस्था को निरूपित करते हैं जिसमें ठोस तथा द्रव को एग्जिस्ट करता है। बच्चों ये आप ग्राफ से देख लीजिए, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है और टेम्परेचर है, जहाँ पे जो तीनों वक्र हैं, संगलन वक्र है, ऊर्ध्वपातन वक्र है और वाष्पन वक्र है, तीनों मिलते हैं। इस दाब और ताप को ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो ट्रिक पॉइंट क्या हो गया? वह ताप तथा दाब जिस पर संगलन वक्र, वाष्पन वक्र तथा ऊर्ध्वपातन वक्र मिलते हैं तथा किसी पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं सहवर्ती होती हैं, उस पदार्थ का त्रिक बिंदु कहलाता है। जल का त्रिक बिंदु टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.16 केल्विन और यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो होता है 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो इस प्रकार जल तथा CO2 के लिए ये दाब ताप प्रावस्था आरेख है और आप इस त्रिक बिंदु को समझ गए होंगे। बच्चों आइए, अभी आपने अवस्था परिवर्तन देखा, अब उस पे एक हम सिंपल सा प्रयोग करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई बर्फ से भरा अगर कोई कंटेनर रहता है और धीरे धीरे वो बर्फ गलना स्टार्ट करती है, तो हम एक बीकर में एक आइस क्यूब लेते हैं बहुत सारे और उसको बर्नर पे रखते हैं और उसमें तापमापी लगाते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जब हम इसको जलाते हैं तो क्या होगा, इसमें से ये जो बर्फ है वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ करेंगी। जब ये गलेंगी तो हम देखेंगे उस समय टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और कब तक नहीं बढ़ता है? जब तक कि इसमें एक भी बर्फ का टुकड़ा होगा, बर्फ आइस क्यूब होगा। अर्थात अवस्था परिवर्तन जब तक बर्फ से जल में परिवर्तन हो रहा है तब तक क्या होगा, इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए, इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही ये पूरा जल में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। और उसको अगर हम समय और ताप के साथ ये ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे ही ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगा अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर जब ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा, उबलने लगेगा, तो इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो ऊष्मा दी जा रही है, लगातार हम जो इसको दिए जा रहे हैं, उसके टेम्परेचर में अवस्था परिवर्तन के समय अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो ये ऊष्मा जाती कहाँ है? तो ये ऊष्मा जो होती है पदार्थ के आणविक बल के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होती है और इस प्रकार ये अणुओं की गतिज ऊर्जा को नहीं बढ़ाती बल्कि उसकी स्थिति ऊर्जा को बढ़ाती है और उसका टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो और इस ऊष्मा को ही हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो देखिए, आइए देखते हैं गुप्त ऊष्मा क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है। नियत ताप पर किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वस्तु के पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है और इसे L से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु के m द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा
Q हो तो Q इजकल टू M इंटू कैपिटल L। तो L इजकल टू क्या हो जाएगा, Q बाई M। यहाँ से आप देखेंगे कि गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम तथा इसका विमीय सूत्र होता है L स्क्वायर T टू पावर -2। बच्चों, अभी आपने पीछे जो हम प्रयोग किए उसमें देखा कि जब एक केस था कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही थी, तो उस समय जो गुप्त ऊष्मा होगी उसे हम बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो किसी पदार्थ के संगलन की गुप्त ऊष्मा LF ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एक मात्रक द्रव्यमान को बिना ताप बदले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में अथवा द्रव से ठोस अवस्था में बदलने के लिए दी जाती है अथवा ली जाती है। दूसरा केस था कि जब पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, या ये कह लें कि गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा, तो उस समय जो गुप्त ऊष्मा होती है उसे हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, एक संगलन की गुप्त ऊष्मा और एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा LV क्या होती है, इसको LV से डिनोट करते हैं। किसी पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा LV ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एक मात्रक द्रव्यमान को बिना ताप बदले द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में अथवा वाष्प से द्रव में बदलने के लिए दी जाती है अथवा ली जाती है। बच्चों, ये था गुप्त ऊष्मा। आइए हम गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन को और अच्छे से समझते हैं। उसके लिए हमने जल के लिए ताप तथा ऊष्मा के बीच ये ग्राफ प्लॉट किया है। देखिए इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ से A तक, ये दिखाता है कि ये ठोस प्रावस्था है, अर्थात जल जब बर्फ के रूप में है, ठोस अवस्था में है। और जैसे जैसे हम ये देखिए x एक्सिस को ऊष्मा से डिनोट किया गया है और y अक्ष को हम टेम्परेचर ताप से। तो जैसे जैसे इसको ऊष्मा दी जाती है, जब बर्फ रहता है उसको ऊष्मा दी जाती है, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए बढ़ेगा। और जब ये A पे पहुँच जा रहा है, यानी कि A के संगत जो ताप है वो क्या है, गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस। जब बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जा रहा है और हम ऊष्मा देते रहते हैं, तो उस समय गलन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अवस्था परिवर्तन होता है। अब बर्फ से अब जल में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और उस समय आप ऊष्मा देते रहिए तो इसके टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। देखिए आप ग्राफ से देख सकते हैं, टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। ये प्रावस्था परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है। फिर हम B पॉइंट पे देखते हैं कि जितना ठोस था, जितना बर्फ था, वो पूरा का पूरा जल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ठोस अवस्था से अब यहाँ पे परिवर्तन किस में हो गया, द्रव अवस्था में। अब जैसे जैसे हम ऊष्मा बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब द्रव अवस्था में इसका फिर से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और ये जो BC लाइन है ये द्रव अवस्था को दिखाता है, यानी जल को दिखा रहा है। अब जब द्रव अवस्था है, ये जल को शो कर रहा है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हम इसको ऊष्मा देते जा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। अब जब ये C पॉइंट तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा, अर्थात C के संगत यहाँ पे जो ताप है 100 डिग्री सेल्सियस है, C के संगत जो यहाँ पे क्वथनांक है ये पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे द्रव क्या होगा, उसमें क्वथन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उबलना स्टार्ट होगा। अब वो भाप में बदलना शुरू होगा, वाष्प अवस्था में इसका अब परिवर्तन होने लगता है। तो फिर यहाँ से C से D तक द्रव जो है वो वाष्प में परिवर्तित होती है और ऊष्मा दी जाती है, इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बच्चों, अगर हम इससे और भी टेम्परेचर दें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पूरा जब ये C से D पॉइंट तक, मतलब ये पहुँच जाए, जब प्रावस्था परिवर्तन ये C से D तक हो रहा है, अर्थात जितना द्रव है वो किस अवस्था में परिवर्तित हो गया, वाष्प अवस्था में। तो इस टाइम पूरा जो द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। और फिर से अगर हम ऊष्मा देते जाएं तो इसमें
फिर से परिवर्तन होगा, ताप में ताप बढ़ता जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं इस पूरे ग्राफ से कि AB और CD प्रावस्था परिवर्तन को दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि हम ऊष्मा देते जाए लेकिन इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये जो लाइन है ये ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था के लिए BC और ये गैस प्रावस्था के लिए, उसका आप अगर प्रवणता देखें तो सबकी अलग अलग है, अर्थात अलग अलग प्रावस्था में, अलग अलग अवस्था में जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता भी अलग अलग होती है। बच्चों ये द्रव के लिए, जल के लिए जो संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो 3.33 × 10⁵ जूल प्रति केजी होती है। कहने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 किलोग्राम हम जल को ठोस से अर्थात बर्फ से जल में परिवर्तन करना है तो उसके लिए 3.33 × 10⁵ जूल की आवश्यकता होगी, और 1 किलोग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में परिवर्तित करना है, भाप में परिवर्तित करना है तो उसके लिए 22.6 × 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। कहने का अर्थ है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भाप होगा, भाप की जो ऊष्मा होगी उस 100 डिग्री सेल्सियस के जल की ऊष्मा से 22.6 × 10⁵ जूल ऊष्मा अधिक होगा। इसलिए कहा जाता है कि भाप से जो जलन होती है उबलते हुए जल से जलन की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये अवस्था परिवर्तन समझ में आया होगा, गुप्त ऊष्मा क्या होती है आप इसको समझ गए होंगे। आइए इसको और अच्छे से इस उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस की 0.15 किलोग्राम बर्फ को किसी बर्तन में भरे 50 डिग्री सेल्सियस की 0.30 किलोग्राम जल में मिलाया जाता है। मिश्रण का ताप 6.7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा परिकलित कीजिए। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4186 अर्थात 4186 जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस है। बच्चों क्वेश्चन में क्या है कि किसी बर्फ को जल में मिलाया जा रहा है, बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसे 50 डिग्री सेल्सियस की जल में मिलाया जा रहा है। जल और बर्फ के मिश्रण का मतलब जब मिलाया जा रहा है तो ताप क्या हो जा रहा है T, और T यहाँ पे ताप कितना हो रहा है आप देखिए ये हो जा रहा है 6.7 डिग्री सेल्सियस, और जल का द्रव्यमान दिया है वहाँ पे आप देखिए प्रश्न से 0.30 kg। ऐसे ही बर्फ का द्रव्यमान Mi है वो 0.15 kg, और जल की विशिष्ट ऊष्मा Hw है ये दिया हुआ है 4186 जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस। तो अब मानिए बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा ये है LF। तो ये संगलन की गुप्त ऊष्मा LF कैसे होगा? तो बच्चों आप ऊष्मामिति का सिद्धांत पता है कि जो दी गई ऊष्मा होती है वो ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। यहाँ पे जल के द्वारा जब मिश्रण बनाया जाएगा तो जल के द्वारा बर्फ को ऊष्मा प्राप्त होगी जिससे उसमें गलन होगा। तो सबसे पहले जल के द्वारा दी गई ऊष्मा हम ज्ञात कर लेते हैं। तो जल द्वारा दी गई ऊष्मा ये हो जाएगा जल द्वारा दी गई ऊष्मा MW, और ये हो जाएगा SW और डेल्टा T। बच्चों यहाँ पे MW दिया है मतलब वाटर का जो मास है वो है, यहाँ पे देखिए जल का द्रव्यमान 0.30 kg, और यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा दी गई है 4186 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर क्या होता है ये 50 डिग्री सेल्सियस से किस में परिवर्तित हो रहा है 6.7 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 - 6.7 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हो जाएगा 0.30 इंटू 4186, और ये हो जाएगा इंटू
43.3। ये अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 5 4 ये इतना उष्मा आएगा। अब देखिए, अब 0 डिग्री सेल्सियस की जो बर्फ थी वो क्या होगा, अब 0 डिग्री सेल्सियस के हिमजल में परिवर्तित होगा। तो बर्फ के गलन के लिए आवश्यक उष्मा ये हो जाएगा MI इंटू LF, और MI यहाँ पे दिया गया है 0.15 kg और यहाँ पे LF। ये था कि बर्फ के गलन के लिए आवश्यक उष्मा। अब जो बर्फ था 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो गया, जल में परिवर्तित हो गया। अब उस हिमजल को अब ताप कितना हो रहा है, 6.7 डिग्री सेल्सियस। तो हिमजल या बोल दें हिमजल या बर्फ के जल जो है का ताप 6.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ली गई आवश्यक उष्मा, और ये हो जाएगा MISW इंटू डेल्टा T, और यहाँ से ये हो जाएगा MI की वैल्यू है 0.15 kg और यहाँ पे जल की विशिष्ट उष्मा है 4186 जूल प्रति kg और प्रति डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर क्या हो रहा है 0 डिग्री से 6.7 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, अर्थात उसमें जो डिफरेंस हो जाएगा 6.7 माइनस और ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होता है ये 4206.93 जूल। देखिए, अब जो जल द्वारा दी गई उष्मा है अर्थात जो लुप्त उष्मा है वो उष्मा लब्धि के बराबर होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि उष्मामिति के सिद्धांत से दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, या ये कह लें कि जो लुप्त उष्मा है वो किसके बराबर हो जाएगी, उष्मा लब्धि के। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, और दी गई उष्मा टोटल कितनी थी, वो थी यहाँ से देखिए 5436.14 जूल, और यहाँ पे ली गई जो उष्मा है ये है यहाँ पे 0.15 kg है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 0.15 इंटू LF और प्लस 4206.93 जूल। और हम देखेंगे ये LF की जो वैल्यू आएगी यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि जो LF की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। तो ये थी संकलन की गुप्त उष्मा। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आज आपको पदार्थ की अवस्था परिवर्तन और गुप्त उष्मा के बारे में समझ में आया होगा। जल्दी से आप ये होमवर्क नोट कर लीजिए और अगले भाग में हम आपको उष्मा चालकता के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।